हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं अभिषेक आपका इस चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूं। वो दोनों लेक्चर आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और हाँ, आप लेक्चर को कई बार देखिए, रिवाइज करिए। ये जो मैं बता रहा हूँ इसे भी आप देखिए 2-3 बार देखिए, और बुक से आप रिवाइज करिए, पढ़िए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नहीं तो आप बार बार रटेंगे तो भूल जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टील का तीसरा लेक्चर हमारा है, सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन रिवेट जॉइंट। तो यहाँ पर सामने आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक प्लेट है, उसमें कई सारे रिवेट लगे हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो यहाँ आप ऊपर की साइड में जो देख रहे हैं एज डिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि किनारे जो रिवेट लगा है उसके सेंटर से प्लेट के किनारे तक की जो दूरी होती है हम उसे बोलते हैं एज डिस्टेंस। और गेज डिस्टेंस का मतलब होता है दो रिवेटों के सेंटर के बीच की जो ये दूरी होती है। ये देखिए जो यहाँ पर दिखाई गई है आपको दूरी, ये दूरी जो होती है ये गेज डिस्टेंस होती है। बुक में देखेंगे तो वहाँ क्लियरली बना हुआ है, यहाँ समझ में कम आ रहा है। पिच डिस्टेंस का मतलब होता है दो रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर जो सीधी दूरी होती है उसे हम पिच डिस्टेंस कहते हैं। और स्टैग डिस्टेंस का मतलब होता है, स्टैगर डिस्टेंस का मतलब आपका होता है कि कोई रिवेट अगर हो, मान लीजिए ये रिवेट यहाँ पे है और उसके सेंटर से, और कोई रिवेट यहाँ पर है, तो उसके सेंटर से जो हम ये परपेंडिकुलर, ये जो हम लाइन खींचे हैं, इसके सेंटर से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है इसे हम स्टैगर्ड पिच कहते हैं। चलिए ये था। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, नॉर्मल और नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। यानी रिवेटिंग करने से पहले, अर्थात ठंडी अवस्था में रिवेट का जो वास्तविक व्यास होता है उसे हम नॉर्मल डाया कहते हैं या नॉमिनल डाया कहते हैं। ये निम्नलिखित रिवेट में समानता मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि 12, 14, 16, 18, 20, मतलब इस साइज में मार्केट में आपके ये उपलब्ध हैं। आगे मैं बात करता हूँ ग्रॉस डाया रिवेट यानी डी। जो आप लोगों का कैपिटल डी है उसकी मैं बात करूँगा। तो रिवेटिंग करने के बाद रिवेट डाया को ग्रॉस डाया कहते हैं। देखिए अगर हमें कहीं कोई प्लेट को ज्वाइन करना है तो हम जो वहाँ पर जो होल बनाते हैं तो थोड़ा सा हम ज़्यादा बनाते हैं, उसे ही हम ग्रॉस डाया कहते हैं, क्योंकि इस उसमें आसानी से चला जाए उसके होल में, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं। अगर देखिए, अगर डाया 25 mm या 25 mm तक या 25 mm है तो हम वहाँ पर 1.5 mm एक्स्ट्रा यूज करते हैं। और अगर 25 mm या उससे ज़्यादा है तो हम उसे 2 mm एक्स्ट्रा होल को बनाते हैं, 2 mm एक्स्ट्रा डायमीटर को बढ़ा देते हैं उसे बनाने के लिए, ताकि आसानी से चला जाए, हमारा जॉइंट आसानी से हो जाए। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ रिवेट लाइन और गेज लाइन की। फोर्स के पैरेलल, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, फोर्स के पैरेलल वह काल्पनिक लाइन जिस पर रिवेट लगे होते हैं उस लाइन को रिवेट लाइन या गेज लाइन कहते हैं। अभी मैंने फिगर में बताया है, आप लोग किताब में देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली बना होगा। यहाँ पे क्लियर उतना चित्र नहीं बना था, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, वहाँ देखेंगे तो आपको बढ़िया से मिल जाएगा देखने को। और पिच की भी मैंने बात की थी, बताया है आपको। फोर्स के पैरेलल स्थित किसी दो रिवेट पर किन्हीं दो निकटतम रिवेटों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को पिच डिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है मिनिमम पिच डिस्टेंस, यानी जो आपके रिवेट का डायामीटर है, जो रिवेट का जो डाया है उसके 2.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उसके बराबर, उससे मतलब बराबर ही, ज़्यादा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए जो है आपका पिच डिस्टेंस। अब मैं आगे बात करता हूँ स्टैगर्ड पिच की। तो फोर्स के पैरेलल स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेट लाइन पर किसी दो क्रमागत रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को स्टैगर पिच कहते हैं। इसे P1 से डिनोट करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को चित्र में बताया, आप लोगों ने देखा होगा इसे। उसके बाद गेज डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। फोर्स के पैरेलल स्थित किन्हीं दो निकटवर्ती रिवेट लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस कहते हैं। और मिनिमम इसका भी डिस्टेंस की जो लंबाई है, 2.5, जो डाया है आपका रिवेट का, उसके 2.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, मैं नोट पॉइंट की बात करता हूँ। पिच में एक ही रिवेट लाइन पर स्थित दो रिवेटों के बीच के हॉरिजेंटल डिस्टेंस को, जबकि गेज डिस्टेंस में दो रिवेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है पिच के बारे में,
पिच में एक ही रिवेट लाइन पर स्थित दो रिवेटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं, जबकि गेज डिस्टेंस में दो रिवेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हम करते हैं। अब एज डिस्टेंस वही दिया है, किसी किनारे की बाह्य रिवेट लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस एज को, किसी किनारे की बाह्य रिवेट लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस को एज डिस्टेंस कहते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हिंदी में काफ़ी वर्ड लिखा है तो इसलिए बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उतना आप लोग मैनेज कर लीजिए। टू डिटरमिनेट द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, तो जो है फेलियर रिवेट का वह कई प्रकार के होते हैं। पहला है आपका टीयरिंग ऑफ प्लेट्स, दूसरा है शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स, उसके बाद तीसरा है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। जॉइंट निम्न तीन प्रकार से फेल हो सकते हैं, या तो टेंसाइल में फेल होगा, या तो शियर में, या तो बेंडिंग में। आइए मैं बात करता हूँ शियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। यहाँ पर एक प्लेट है जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये शियरिंग में प्लेट फेल हो रही है। आप लोगों को मैं एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल शियरिंग फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। इसका फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा, पाई d स्क्वायर अपान 4, इतना आपको पता है। और यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस से आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इक्वल पाई d स्क्वायर अपान 4 इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। यानी इसका मतलब है कि अगर रिवेट कमज़ोर पड़ जाए यानी प्लेट मजबूत हो, अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगाएं, ये देखिए यहाँ पर बल लगाया गया है, यहाँ पर हम फोर्स लगाएं अगर दोनों तरफ, तो यहाँ पर रिवेट फेल कर जाए तो वहाँ पर हम उस स्ट्रेस को शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे, उस फेलियर को शियरिंग फेलियर कहेंगे। और यहाँ पर वही चीज़ दी गई है डबल शियरिंग, अगर एक कवर प्लेट लगा हो ऊपर, एक नीचे कवर प्लेट लगा हो, तो यहाँ पर दोनों तरफ से फेलियर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये प्लेट को हम इस तरफ खींच रहे हैं और ये ऊपर वाली प्लेट इस तरफ बल लगाएगी, नीचे वाली प्लेट भी उसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएगी, तो दोहरा शियर मतलब दोहरी शियरिंग होगी, यानी डबल शियरिंग होगी, यानी दोहरा अपरूपण होगा। तो इसको हम डबल शियरिंग कहते हैं। कुछ नहीं करना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये डबल शियरिंग भी आ जाएगा। यही चीज़ थी, ये फार्मूले आपको 2-3 बार लिखना है, याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं 5-6 नंबर के, कभी कभार 10 नंबर के भी बड़ा न्यूमेरिकल होता है तो पूछ लेता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये चीज़ें पूछे जाएंगी। और यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, रिवेट का 2 या 2 से ज़्यादा शियरिंग फेलियर संभव नहीं होता है, मैक्सिमम 2 शियर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम 2 प्लेट एक ऊपर लगा सकते हैं नीचे, तो 2 ही शियरिंग संभव है। अगर 2 से ज़्यादा प्लेट लग सकती तो संभव होता, जब प्लेट एक ऊपर एक नीचे के सिवाय और कोई नहीं लगा सकते तो फिर कहाँ से मतलब शियरिंग होगी। आगे मैं बात करता हूँ बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट की। अब मान लीजिए प्लेट कहीं कमज़ोर पड़ जाए, अभी तो रिवेट कमज़ोर पड़ रहा था, अगर प्लेट कमज़ोर हो रिवेट मजबूत हो तो उस फेलियर को हम बियरिंग फेलियर कहते हैं। यहाँ पे देखिए हम दोनों तरफ खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम इस तरफ खींच रहे हैं इस तरफ, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये प्लेट फटने लगेगी, क्योंकि ये हम बल लगा रहे हैं और प्लेट हमारी है कमज़ोर और रिवेट मजबूत है, तो या तो प्लेट फेल करेगी या तो रिवेट फेल करेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेट अगर कमज़ोर हो तो यहाँ पर प्लेट उसके डायमीटर के साइज़ के बराबर वो प्लेट फटने लगेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्लेट है, यहाँ पर हमने कुछ रिवेट, एक रिवेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लगाया है, तो हम जब इस तरफ बल लगाएंगे, इस तरफ दोनों तरफ बल लगाएंगे, तो इसी के सामने जिस तरफ कमज़ोर पड़ेगा उसी तरफ, जिस तरफ बल ज़्यादा होगा उस तरफ ये जाने लगेगा और इसके ये फटने लगेगी। प्लेट जो है इसी के साइज़ की, इस डायमीटर के साइज़ की फटने लगेगी। तो मान लीजिए इसका डायमीटर d है, प्लेट का डायमीटर d है और प्लेट की मोटाई t है, तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस से हम गुणा कर देंगे तो हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगा। और t यहाँ पर थिकनेस ऑफ इनर जो है प्लेट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद नोट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, डबल कवर, अगर उसमें डबल कवर लगा हो, ऊपर भी कवर लगा हो तो नीचे कवर लगा हो, तो यहाँ पर एक बात बताई गई है कि अगर प्लेट जो मेन प्लेट है और जो ऊपर नीचे दोनों प्लेटें लगी हुई हैं जो कवर प्लेटें, उन दोनों प्लेटों में अगर उन दोनों प्लेटों में जो कमज़ोर होगा
वही फेल करेगी, क्योंकि मेन प्लेट अगर कमज़ोर होगा तो वो फेल करेगी, अगर ये दोनों प्लेटों में जो कमज़ोर होगा वो फेल करेगी। तो हम जिसकी मोटाई कम होती है हम उसी को यहाँ पर प्रीफर करते हैं। जैसे अगर मेन प्लेट की मोटाई कम है तो हम उसे प्रीफर करेंगे, यहाँ पर इसे निकालने के लिए लेंगे। अगर दोनों कवर प्लेटों की मोटाई कम होगी तो हम उसे कम लेंगे। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, विच ईवर इज लेस, यानी जो भी कम हो। अब मैं बात करता हूँ रिवेट वैल्यू की। एक रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ तथा शेयरिंग स्ट्रेंथ में जिनका मान कम हो उसे रिवेट वैल्यू कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम प्लेट में चाहे रिवेट फेल कर जाए चाहे प्लेट फेल कर जाए तो जिसका मान कम होगा हम उसी को लेंगे। पता चला हम बल लगा रहे हैं और रिवेट हमारा ना टूटे और प्लेट फेल कर जाए तभी कोई मतलब नहीं, और हमारा रिवेट फेल कर जाए प्लेट वैसे ही रहे तो भी हमारे जॉइंट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी वैल्यू कम होती है को लेते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूँ जॉइंट में रिवेट की स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए हमने एक रिवेट का स्ट्रेंथ निकाल लिया, तो n नंबर ऑफ रिवेट लगे हैं, मान लीजिए कई रिवेट लगे हैं, तो यहाँ पर हम रिवेटों को उसकी नंबर से गुणा कर देते हैं। जितने रिवेट, एक रिवेट की स्ट्रेंथ हमने निकाल ली, उसके बाद जितने रिवेट लगे रहेंगे हम उसकी गिनती करके हम उससे गुणा कर देंगे, तो हमारी जो है रिवेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी। मैं बात करता हूँ आगे बेंडिंग फेलियर और बेंडिंग स्ट्रेंथ और वैल्यू। जॉइंट पर आने वाले इसेंट्रिक लोड के कारण रिवेट बेंड करने का प्रयास करता है। और सेकंड पॉइंट हमारा है लैप जॉइंट या सिंगल कवर बट जॉइंट में बेंडिंग की संभावना अधिक होती है, परंतु डबल कवर बट जॉइंट में बेंडिंग की संभावना बहुत कम होती है। एजम्पशन में यह भी माना गया है कि जॉइंट में उत्पन्न होने वाले बेंडिंग को नगण्य माना गया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई ये प्लेट है, एक ऊपर है एक नीचे, तो यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम बल लगाएंगे तो इसमें बेंडिंग की संभावना ज़्यादा रहेगी फेलियर की। लेकिन अगर ऊपर से अगर ये एक ही प्लेन में होता तो ऊपर एक प्लेट होती नीचे एक प्लेट, तो ये दोनों प्लेन में बराबर होता, तो यहाँ पे बेंडिंग की संभावना लगभग ना के बराबर या होती ही ना। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। और आगे बढ़ते हैं एजम्पशंस, इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं। ये चीज़ हम मान लेते हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर रिवेटिंग संभव नहीं है। जैसा कि पहली मान्यता यह है, जॉइंट पर आने वाले लोड एक समान रूप से सारे रिवेट पर वितरित होते हैं। हम यह मानते हैं कि जितना भी लोड आ रहा है, जितने भी रिवेट हैं सब वहन कर रहे हैं, यानी सब पर उतना ही बल लग रहा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जॉइंट पर आने वाले बेंडिंग को नगण्य मान लिया जाता है, यानी हम मानते हैं कि उसमें बेंडिंग जरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। और प्लेट के बीच उत्पन्न घर्षण को भी हम जीरो मान लेते हैं। पॉइंट हमारा है बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आने वाले लोड पर जॉइंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाना चाहिए। आने वाला जो लोड है वो जॉइंट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाना चाहिए। तो ये सब मान्यताएँ थी। बात मैं यार कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते यार, शेयर ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमें पता चले कि वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा है वीडियो। और न्यूमेरिकल भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, तो ये न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊँगा आप लोगों को इसी पर। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1-2 बार किताब से पढ़ा करिए, ये याद हो जाएगा, बहुत छोटी मोटी चीज़ है। एक बार दो बार 3 बार वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार किताब पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक ये चीज़ आपके दिमाग में धंस जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो पे कमेंट तो ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर किया करिए, हमें पता चले कि वीडियो हम सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि वीडियो में क्या कमियां रह गई हैं। और आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी। वहाँ से आप लोगों को सुनील सर सारी PDF दे रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए ज़रूर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।